गुड मॉर्निंग। कल जो टॉपिक अपना रह गया था रसारोहण का, उसमें रसारोहण की क्रियाविधि पढ़ रहे थे और रसारोहण की क्रियाविधि में जो सिद्धांत थे तीन। पहला पढ़ा था जैव सिद्धांत जो आप पढ़ चुके हैं, दूसरा सिद्धांत है मोलदार सिद्धांत और तीसरा है जो अपन पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, इसको भौतिक बलवाद सिद्धांत कहते हैं। कौन सा कहते हैं? भौतिक बलवाद सिद्धांत। तो कल का जो मैंने क्वेश्चन किया था आपको कि सबसे पहले भारतीय प्लांट है उस पर किया गया था, तो भारतीय टेलीग्राफ प्लांट पर सर जेसी बोस ने अपना कार्य किया था। ठीक है, और अब भी आज चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको सभी को कमेंट करना है। ठीक है, देखिए अब पढ़ते हैं। अपन पहला अपन पढ़ चुके हैं जैव सिद्धांत। वहां हमने बात की थी कि इस सिद्धांत के अनुसार ये बताया गया था कि जो रसारोहण की क्रिया होती है वो किसमें होती है? केवल जीवित कोशिकाओं में। किसमें होती है? जीवित कोशिकाओं में, जिसमें प्रयोग किया था गोडलेवस्की, दूसरा सर जेसी बोस और स्ट्रॉसबर्गर। अब यहां पढ़ेंगे अपन मूल दाब सिद्धांत। दूसरा है वो कौन सा है? मूल दाब सिद्धांत। ठीक है, मूल दाब सिद्धांत के बारे में किसने बताया था? स्टीफन हेल्स ने बताया था। किसने बताया था? स्टीफन हेल्स ने बताया था। ठीक है, तो स्टीफन हेल्स ने मूल दाब का नाम दिया था और इसके लिए जो प्रस्तुत किया था विस्तृत रूप से वो किसने किया था? प्रिस्टल ने। दो वैज्ञानिक हो गए। स्टीफन हेल्स ने तो मूल दाब नाम दिया, जबकि प्रिस्टल ने इसे क्या किया था? प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो नाम मूल दाब का नाम स्टीफन हेल्स ने और प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक का नाम है प्रिस्टल ने। ठीक है, तो ये जो होता है जो पौधे में मूल दाब का प्रदर्शन किया गया, इस डायग्राम में आप देख लीजिए अच्छी तरह कि यहाँ पर गमले में लगा हुआ प्लांट है, उसको काट दिया और यहाँ पर सामान्य रूप से जल डाल दिया और इसमें यहाँ रबर की ट्यूब लगाकर एक विशेष प्रकार की यंत्र जिसका नाम है मैनोमीटर है, उसके अंदर इस मूल दाब का क्या किया जाता है? प्रदर्शन किया जा सकता है। तो यहाँ से गुरुत्वाकर्षण के बल विपरीत क्या चलता है? जल ऊपर चलता है, तो जितना इसका प्रेशर होता है उसको किसके द्वारा माप लिया जाता है? मैनोमीटर के द्वारा माप लिया जाता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि मूल दाब किसके द्वारा मापा जाता है? तो मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, तो प्रयोग है वो किसने नाम दिया था? स्टीफन हेल्स ने, और प्रस्तुत किसने किया था? प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो क्या किया? एक गमले में लगा हुआ प्लांट लिया, इसमें जल सामान्य रूप से डाल देते हैं, फिर इसको तने को काटकर यहाँ रबर की ट्यूब लगा दी जाती है और इसके ऊपर क्या लगा जाता है? मैनोमीटर यंत्र लगा दिया जाता है और मैनोमीटर यंत्र लगा के देखते हैं तो जल जब ऊपर जाता है तो इसका प्रेशर किससे नोट कर लिया जाता है? मैनोमीटर द्वारा नोट कर लिया जाता है और इस प्लांट में लगी हुई मूल दाब को अपन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब इसे कहते हैं मूल दाब, किसे कहते हैं? ठीक है, तो जाइलम वाहिका, अब जाइलम वाहिका आपने पढ़ी थी कि मूल रोम है वो क्या काम करते हैं? जल का अवशोषण, फिर कहा जाता है जाइलम, और जाइलम से पादप के विभिन्न भाग तक। तो जाइलम वाहिका में पाया जाने वाला कौन सा दाब? धनात्मक दाब। और दाब धनात्मक दाब क्या कहलाता है? मूल दाब कहलाता है। कभी आपको डेफिनेशन पूछे तो आपको बताना है पादप की जाइलम वाहिकाओं में पाया जाने वाला धनात्मक दाब क्या कहलाता है? मूल दाब कहलाता है। ठीक है, अब ये यहाँ पर क्या होता है कि जब इस प्लांट में जल दिया गया तो मूल रोमों के द्वारा जल कहां चला जाता है? मध्यवर्ती कोशिकाओं में चला जाता है, यानी कौन सी? जाइलम पेरेन्काइमा कोशिकाओं में चला जाता है। अब जल जब इसके अंदर प्रवेश करता है तो कोशिका भित्ति में क्या उत्पन्न हो जाता है? दाब उत्पन्न हो जाता है। दोबारा देखना इस पॉइंट को, जाइलम मध्यवर्ती कोशिकाओं में, जाइलम मध्यवर्ती कोशिकाओं में जब जल प्रवेश करता है या वीर्यम प्रवेश करता है तो कोशिका में कौन सा दाब उत्पन्न होता है? भित्ति दाब उत्पन्न हो जाता है और भित्ति दाब जब उत्पन्न होता है तो कोशिका द्रव्य है उस पर धनात्मक दाब लगेगा और धनात्मक दाब लगेगा तो कोशिका द्रव्य है वो कहां चला जाता है? वाहिकाओं में कुछ चला जाता है। कुछ कोशिका द्रव्य कहां चला जाता है? वाहिकाओं में, और वाहिकाओं में चला जाता है
जिसके द्वारा उत्पन्न दाब है उसे अपन क्या कहते हैं, मूल दाब कहते हैं। दोबारा देखना यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर जल का अवशोषण किया गया तो जल कहां प्रवेश करता है, जाइलम पेरेन्काइमा कोशिकाओं में प्रवेश करता है, तो भित्ति पर क्या होगा, दाब उत्पन्न होगा। और जैसे दाब उत्पन्न होता है तो कुछ कोशिका द्रव्य कहां आ जाता है, वाहिकाओं में आ जाता है, और वाहिकाओं में आ जाएगा जिससे दाब उत्पन्न होगा उसे क्या कहते हैं, मूल दाब कहते हैं। ठीक है, अब देखो दो पॉइंट यहां पर आ गए, मूल दाब सिद्धांत। मूल दाब किसने दिया था, स्टीफन हेल्स ने प्रस्तुत किया था, पिस्टन ने। किससे मापा जाता है, मैग्नेटोमीटर से मापा जाता है। ये इसका डायग्राम हो गया है। ठीक है, ऐसा है, तले को काटकर यहाँ पर जल डाला गया तो उसका प्रदर्शन किससे कर लिया गया है, मैग्नेटोमीटर के द्वारा। फिर मूल दाब किसे कहते हैं, जाइलम वाहिकाओं में पाया जाने वाला धनात्मक दाब क्या कहलाता है, मूल दाब कहलाता है। अब जल अवशोषण करते हैं तो जल विलयन प्रवेश किसमें करता है, जाइलम पेरेन्काइमा कोशिकाओं में, और फिर दाब उत्पन्न होता है। दाब से फिर कोशिका द्रव्य में धनात्मक दाब उत्पन्न होगा और कुछ कोशिका द्रव्य कहां चला जाता है, वाहिकाओं में, और इस उत्पन्न दाब को क्या कहते हैं, मूल दाब। अब इस सिद्धांत में देखा गया लगभग सभी पाठकों में इसका मान कितना, 2 एटीएम से अधिक नहीं होता है, यानी 2 वायुमंडलीय दाब से अधिक नहीं होता है। और ये 2 वायुमंडलीय दाब अगर हो किसी पाठक में तो जल है वो 20 मीटर तक की ऊंचाई पर चला जाता है, यानी 20 मीटर की ऊंचाई तक जल पहुंच जाएगा कितने दाब पर, 2 एटीएम। तो ये देखा गया सामान्यतः पाठकों में 2 एटीएम से दाब अधिक नहीं पाया जाता है, और 20 मीटर की ऊंचाई तक जल को जा सकता है। और ये नोट किया गया है कि जो ऊंचे कास्ट के प्लांट होते हैं, यानी जो बड़े प्लांट है, ऊंचे प्लांट है, उनमें जल को ऊपर चढ़ने के लिए कितने एटीएम की आवश्यकता होती है, 12 एटीएम की। अब यहां दोनों को देखना चाहिए कि ये कहा गया है कि सामान्यतः जो पादपों में वायुमंडलीय दाब है एटीएम, वो कितना है, केवल 2 एटीएम है, उससे ज्यादा नहीं होता है। और 2 एटीएम से कितनी ऊंचाई तक जल चला जाता है, 20 मीटर की ऊंचाई। मगर ये देखा गया है कि जो ऊंचे कास्ट के प्लांट होते हैं उनमें जल को ऊपर चढ़ने के लिए कितने एटीएम की आवश्यकता होती है, 12 एटीएम की आवश्यकता होती है, और इतना पाया नहीं जाता है। इसलिए इस सिद्धांत को एक स्पष्ट, या अपन कहेंगे इस सिद्धांत का कुछ सीमित ही महत्व है, अधिक महत्व नहीं है। और ये इस पॉइंट में ये भी है कि जिम्नोस्पर्म होते हैं उनके कौन से प्लांट, कॉनिफरस प्लांट होते हैं, कॉनिफरस प्लांट में मूल दाब क्या नहीं होता है, नहीं पाया जाता। जिम्नोस्पर्म के कोनिफरस प्लांट होते हैं उनमें मूल दाब नहीं पाया जाता है। तो आपको आज पूछ सकते हैं आपको कि कॉनिफर प्लांट में मूल दाब पाया जाता है, नहीं तो नहीं पाया जाता है। तो एक सिद्धांत पहला कौन सा पढ़ा आपने, जैव सिद्धांत। उसके अनुसार जीवित कोशिकाओं के द्वारा कौन सी क्रिया होती है, रसारोहण की। फिर मूल दाब सिद्धांत के अनुसार यह कहा गया है कि जो धनात्मक दाब उत्पन्न होता है उसके कारण रसारोहण की क्रिया होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है भौतिक बलवाद सिद्धांत। हाँ, इसके आगे अपन देखते हैं तीसरा सिद्धांत, वो है भौतिक बलवाद सिद्धांत। पहला आपने पढ़ा था जैव सिद्धांत, दूसरा मूल दाब सिद्धांत, और तीसरा है भौतिक बलवाद सिद्धांत। ठीक है, तो पहला था जैव सिद्धांत में क्या था, जीवित कोशिकाओं के द्वारा जल की रसारोहण की क्रिया होती है। दूसरा कौन सा है था, जो हमने दूसरा था कि जो क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है, मूल दाब के द्वारा। और तीसरा सिद्धांत कौन सा है, भौतिक बलवाद सिद्धांत। तो भौतिक बलवाद सिद्धांत क्या होता है, इसके अनुसार क्या कहा गया, तो भौतिक बलवाद सिद्धांत होता है वो रसारोहण की एक भौतिक क्रिया है। रसारोहण की क्या है कि भौतिक क्रिया है, यानी ये जो क्रिया होती है वो किसके दौरान होती है, भौतिक बलों के कारण होती है। ऐसा होती है, भौतिक बलों के कारण ही नियंत्रित होती है। यानी इस सिद्धांत के अनुसार ये कहा गया कि ये जो रसारोहण की क्रिया होती है वो भौतिक बलों के द्वारा क्या होती है, नियंत्रित। पहले जीवित कोशिकाओं के द्वारा, दूसरा मूल दाब के कारण, और तीसरा क्या कह रहा है कि भौतिक बलों के द्वारा क्या रहती है, नियंत्रित। इसके लिए अनेक वैज्ञानिकों ने अपने मत प्रस्तुत की। उसमें से सर्वमान्य जो सिद्धांत है वो है वाष्पोत्सर्जन
सहसंजन तनाव सिद्धांत। देखिए हमने 3 सिद्धांत पढ़े हैं, जैविक सिद्धांत, मूलधार सिद्धांत, भौतिक बलवाद। तो भौतिक बलवाद सिद्धांत है वो क्या कह रहा है कि जो भी रसायनों की क्रिया है वो भौतिक बलों के द्वारा नियंत्रित रहती है। तो उसमें एक सिद्धांत दिया गया था, उसका नाम था वाष्पोत्सर्जन सहसंजन तनाव सिद्धांत। ये सर्वमान्य सिद्धांत है, यानी इसके दौरान ही जो रसायनों की क्रियाविधि होती है ये सर्वमान्य सिद्धांत है। इसे किसने किया था? डिक्सन व जोली नामक वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। वाष्पोत्सर्जन सहसंजन तनाव सिद्धांत है, इसको डिक्सन व जोली नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। और ये क्या है? सर्वमान्य सिद्धांत है भौतिक बल में। ठीक है, तो इस सिद्धांत में क्या बताया गया वो देखिए आप कि सबसे पहले ये प्लांट पादप है। इस पादप में यहां मूल रोम, यानी आप कहेंगे जो मूल है उसमें मूल रोम के द्वारा क्या किया जाता है? जल का अवशोषण किया जाता है। अब प्लांट में जब कौन सी क्रिया होती है? वाष्पोत्सर्जन। इससे पहले अपन एक बात करेंगे यहाँ पर कि पादपों में मूल से लेकर पत्तियों तक, यानी यहां से लेकर जड़ से लेकर पत्तियों तक जल का अटूट स्तंभ पाया जाता है। जल का अटूट स्तंभ यानी लगातार जल पाया जाता है, बीच में रिक्त स्थान नहीं होता है, इसको बोलते हैं अटूट संबंध। तो यहां मूल ये है पत्तियां, तो मूल से लेकर पत्तियों तक जो जल है वो अटूट स्तंभ में पाया जाता है, अर्थात बिना टूटे या बीच में रिक्त स्थान नहीं पाया था, बराबर ऊपर से लेकर लास्ट तक जल की मात्रा पाई जाती है। इसे क्या कहते हैं? जल स्थितिक प्रणाली। क्या कहते हैं इसे? जल स्थितिक प्रणाली। दोबारा देखो इस पॉइंट को, पादप में मूल से लेकर पत्तियों तक जल का अटूट स्तंभ पाया जाता है, जल बीच में रिक्त स्थान नहीं होता है। इस एक प्रणाली को अपन क्या कहते हैं? जल स्थितिक प्रणाली। क्या कहते हैं? जल स्थितिक प्रणाली। तो जल स्थितिक प्रणाली किसे कहते हैं? जड़ से लेकर पत्तियों तक जल का अटूट स्तंभ पाया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? जल स्थितिक प्रणाली। अब देखिए क्या कहा इसमें, इस सिद्धांत में क्या कहा गया डिक्सन और जोली के द्वारा। देखिए डिक्सन जोली ने क्या कहा कि जब पादपों में कौन सी क्रिया होती है? वाष्पोत्सर्जन। जानते हो किसे कहते हैं? पत्तियों या पादप की वायु भाग। वायु भाग कौन से होते हैं? तना है, पत्तियां हैं, फल है। तो पत्तियों के द्वारा जल को वाष्प के रूप से बाहर निकालना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो जब पत्तियों से जल बाहर निकलता है तो पत्तियों में किसकी कमी हो जाती है? जल की कमी हो जाती है। जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तब पत्तियों में किसकी कमी हो जाती है? जल की कमी हो जाती है। अब वाष्प क्रिया हुई, जल की हानि हुई, जल की कमी हुई, तो पत्तियों में खिंचाव उत्पन्न हो जाता है। इस खिंचाव को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन खिंचाव कहते हैं। जैसे ही जल वाष्प के रूप में बाहर आया, पत्तियों में किसकी कमी हो गई? जल की। इस खिंचाव को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन खिंचाव कहते हैं। 2 पॉइंट पढ़े आपने सिद्धांत में। पहला, जल स्थितिक प्रणाली, जल का जड़ से लेकर पत्तियों तक अटूट स्तंभ, जल स्थितिक प्रणाली। दूसरा पढ़ा आपने वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। तो होता क्या है कि जल की कमी होने से यहाँ पत्तियों में खिंचाव उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन खिंचाव कहते हैं। अब खिंचाव होने के कारण जल के अणु के मध्य, यानी जल के अणु आपस में, जैसे जल यहां से लेकर यहां तक जा रहा है, तो जल के अणु के मध्य जो पाए जाने वाला बल है उसे क्या कहते हैं? सहसंजक बल कहते हैं। और जल के अणु में कोशिका गति, मान लीजिए ये रेड कलर का पूरा जो बनाया मैंने ये जल है, उसके बाहर जो कोशिका गति, ये मान लीजिए कोशिका गति बना रहा हूं। अब जल और कोशिका गति है, उसके मध्य जो लगता है वो कौन सा बल होता है? आसंजक बल। अब सहसंजक में तो आपस में जुड़े रहते हैं अणु, और दूसरा कौन सा है? आसंजक। आसंजक में क्या है? जैसे ये रेड कलर का जल हो गया, ये कोशिका विक्री हो गई, ये इस पे प्रेस करता है दबाव डालकर,
अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता है, प्रेस दबाव डालता है, उसे अपन क्या कहते हैं, आसंजक बल। तो जल के अणु तो आपस में सब जुड़े रहते हैं, कौन से बल के कारण, सहसंजक बल के कारण आपस में सब जुड़े रहेंगे। और कोशिका भित्ति और जल के अणु के मध्य कौन सा बल लगेगा, आसंजक, यानी एक दूसरे के विपरीत। जल के अणु ये है, उसके विपरीत कोशिका भित्ति से प्रेशर डालती है, दबाव डालती है। तो जल के अणु के मध्य सहसंजक बल और जल के अणु में कोशिका भित्ति, जल के अणु में कोशिका भित्ति के मध्य जो बल लगेगा उसे अपन क्या कहते हैं, आसंजक बल। अब दोनों बल के कारण जल का अटूट स्तंभ लगातार चलता रहता है, यानी यहाँ तो खिंचाव उत्पन्न हो गया, यानी जल को खींचने के ऊपर खींचेगा तो जल के अणु के मध्य कौन सा बल है, जल के अणु के मध्य सहसंजक, जल के अणु और कोशिका भित्ति के मध्य आसंजक बल। दोनों में इस प्रकार बल लगने के कारण यहाँ से खिंचाव उत्पन्न होने के कारण जल कहाँ चला जाता है, नीचे से कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाता है। इस सिद्धांत को अपन क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन सहसंजन तनाव सिद्धांत कहते हैं, जो किसने दिया था, डिक्सन और जोली ने दिया था। अब ये कहा गया है कि सहसंजक बल में जो जल के अणु के मध्य सहसंजक बल पाया जाता है उसका मान कितना होता है, 45 से लेकर 260 एटीएम हो सकता है, ठीक है। और यहाँ ये कहा गया है कि जब वाष्प, दोबारा देखो पूरा टॉपिक दोबारा हो जाएगा, यहाँ पर डिक्सन और जोली ने क्या कहा कि जब पत्तियों में कौन सी क्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन, तो यहाँ किसकी कमी हुई, जल की कमी होने के कारण खिंचाव उत्पन्न हो गया, खिंचाव उत्पन्न होगा उसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव कहते हैं। खिंचाव होने के कारण एक खिंचाव हुआ, दूसरा पॉइंट जल के अणु के मध्य सहसंजक बल, और तीसरा अपन कहेंगे कि जल के अणु और दूसरा है यहाँ पर कोशिका भित्ति के मध्य कौन सा होता है, आसंजक बल उत्पन्न होता है, और इसे जिसके कारण यहाँ पर क्या खर्च नहीं होती है, एटीपी खर्च नहीं होती है, और एटीपी खर्च नहीं होती है, और कौन से बल काम करते हैं, भौतिक बल काम करते हैं, और भौतिक बल काम करते हैं जिसके कारण यहाँ जल या मूल से जल कहाँ से चला जाता है, ऊपर चला जाता है, और इस प्रकार से लगातार ये क्रिया बनी रहती है। इस सिद्धांत को अपन बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन सहसंजन तनाव सिद्धांत। ये अपने 6th चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, और इससे एक क्वेश्चन है, मूल दाब का मापन किससे किया जाता है। इस टॉपिक से जो क्वेश्चन है वो है, मूल दाब का मापन किससे किया जाता है। सभी बच्चों को इसके बारे में कमेंट लिखने हैं और सभी को बताने। और इस 6th चैप्टर से कोई प्रॉब्लम हो किसी बच्चे को तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन भेजकर अपनी जानकारी प्राप्त कर सकता है। थैंक यू।